धातुएं भी कहते हैं इनको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय धातु है, या बोल दें अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु, या नोबल मेटल बोलते हैं इसको, नोबल मेटल भी आ जाए तब भी किसका नाम आएगा, इसी का, प्लेटिनम और सोना। तो नोबल मेटल भी है, निष्क्रिय धातु भी है, अक्रिय धातु भी है, जो पृथ्वी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और यानी मुक्त मतलब शुद्ध, विशुद्ध का मतलब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा है, सोडियम एक ऑप्शन, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा तांबा, चौथा क्या है, प्लेटिनम। तो कौन सी होगी, प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, प्लेटिनम। तो शुद्ध अवस्था में कौन सी मिलती है, प्लेटिनम पाई जाती है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जल का शुद्धतम रूप है। सेकंड प्रश्न क्या है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है, बिल्कुल शुद्ध है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो। अब इसमें पहला ऑप्शन है समुद्र का जल। अब समुद्र के जल के अंदर क्या है, लवण वगैरह पाए जाते हैं, तो ये शुद्ध रूप नहीं है। दूसरा वर्षा का जल, बारिश का जल। अब बारिश का जल वैसे शुद्ध है, लेकिन बारिश का जल मिट्टी पर गिरने के बाद, पृथ्वी गिरने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। नलके का जल, नल का जल है टेप वाटर, उसमें भी कुछ आयंस वगैरह मिले रहते हैं। फिर आसुत जल, आसुत जल का मतलब क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर। इसका अर्थ क्या है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। आसुत जल का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर, यानी पानी जो है उस पानी को गर्म करके उसकी वाष्प बनाते हैं, और वाष्प बनाने के बाद उस वाष्प को ठंडा करके अलग कर लेते हैं। तो उस वाष्प के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, उसमें कोई लवण वगैरह या कोई आयन नहीं होते, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है जल का। इसका मतलब इसमें जल का शुद्धतम रूप नाम आ जाए तो किसका आएगा ऑप्शन में, इसका आएगा किसका, आसुत जल। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया, आसुत जल सही है। और ध्यान रखना, एक इसमें एक पॉइंट याद रखना है, आसुत जल जो है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखना, ये विद्युत का कुचालक है ये, इसमें यानी इंसुलेटर है ये, लाइट का इंसुलेटर। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जल में आयन होने चाहिए, और आसुत जल में किसी प्रकार के कोई आयन नहीं पाई जाते, इसलिए समुद्री जल विद्युत का चालक होता है, नलके का जल विद्युत का चालक होता है। बारिश का पानी अगर आपने सीधा इकट्ठा कर लिया तब तो विद्युत का कुचालक है, लेकिन अगर मिट्टी पर गिर गया, धरती पर गिर गया तो विद्युत का क्या हो गया, वो चालक हो गया। तो आसुत जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और जल का शुद्ध रूप है ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 में देखो, 3 के अंदर देखें ना, तो 3 नंबर क्वेश्चन में कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। अब गन्ने की शर्करा में देखो, शर्करा के अंदर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। शर्करा है ना, इस शर्करा में आपको मेन 3 डाइसैकेराइड याद रखनी है, 3, और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 कौन कौन सी डाइसैकेराइड में, एक तो याद रखना है आपको माल्टोज नाम, माल्टोज। एक आपको नाम याद रखना है लेक्टोज, लेक्टोज। एक नाम याद रखना है आपको सुक्रोज, सुक्रोज। माल्टोज जो है ना, देखो तीनों का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। सबका शर्करा नाम कोई भी आ जाए, सबका फॉर्मूला यही रहेगा, C12H22 और O11, सबका फॉर्मूला ये। लेकिन माल्टोज है ना, ये मुख्य रूप से चावल में मिलती है, इसको बोलते हैं मांड शर्करा, मांड शर्करा है। और किससे मिलती है ये चावल में मिलती है, चावल में मुख्य रूप से पाई जाती है। दूसरा है लेक्टोज, और लेक्टोज जो है ना, इसको बोलते हैं दूध शर्करा, मुख्य रूप से किसे मिलती है, ये दूध में पाई जाती है ये दूध शर्करा है, मिल्क शुगर है। और तीसरा है ना, तीसरा कौन सा है, सुक्रोज। और सुक्रोज जो है इसको बोलते हैं गन्ने की शर्करा, गन्ने की केन शुगर है ये, गन्ने की शर्करा। और गन्ने के अंदर मुख्य रूप से पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, सुक्रोज होती है। इसका मतलब हमें क्या पूछा है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा कौन सी है, तो गन्ने की शर्करा कौन सी होगी, इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, गन्ने की शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। तो घरों में जो हम चीनी खाते हैं ना, चीनी वगैरह जो भी खाते हैं, वो कौन सी होती है, वो सुक्रोज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका सुक्रोज हो गया, सुक्रोज। लेक्टोज ये कौन सी है, ये दूध शर्करा है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6
H12O6। और तुरंत शक्ति के लिए किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का यूज करते हैं। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही ग्लूकोज के समान है, सिर्फ संरचना में अंतर है, C6H12O6। ग्लूकोज तो एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोन होता है। तो इसको ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डो एक्सोज, फ्रक्टोज को बोलते हैं कीटो एक्सोज, कीटोन रूप है। और ग्लूकोज जो है ना, इसको तुरंत शक्ति के लिए और फलों में पाए जाने वाले शर्करा पूछ रहे थे कई बार, फलों का जनामा जब किसका नाम आएगा? फ्रक्टोज। तो फलों में पाए जाने शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? सुक्रोज है, गन्ने की मुख्य रूप से शर्करा। तो यानी इस एक क्वेश्चन में लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, जो भी मैंने बताया आपको थोड़ा ढंग से, आपको अलग से कॉपी में लिखो इसको। उसका देखो प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, और चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न नंबर 4 में देखो, 4 वाले में, और क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो 4 में है, और चौथे क्वेश्चन के अंदर श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से मिश्रण का उपयोग करते हैं, यानी कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग समुद्री गोताखोर करते हैं, ये थोड़ा याद रखना है। अब समुद्री गोताखोर श्वसन क्रिया में किसका उपयोग करते हैं वो याद रखना है। श्वसन क्रिया में किसका उपयोग करेंगे समुद्री गोताखोर? अब देखो श्वसन क्रिया के लिए, अब इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं? एक तो ऑप्शन दे रखा है कि ऑक्सीजन, एक तो ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 + CO2। एक दे रखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक दे रखा है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, और एक दे रखा है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। किसका यूज करते हैं? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं किसमें? समुद्री गोताखोर श्वसन क्रिया में। जब समुद्र के अंदर जाते हैं ना गोताखोर, अंदर जाते हैं, जाने के बाद श्वसन क्रिया पीछे सिलेंडर लगा के रखते हैं एक, उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती, उस ऑक्सीजन में हीलियम और नाइट्रोजन का मिश्रण भी साथ में भरा रहता है, नाइट्रोजन भी होती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ऑक्सीजन हीलियम दो ही दे रखा है, तो हम कौन सा करेंगे? इसमें ऑक्सीजन और हीलियम भरी होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा दम्मा रोगी जो भी है वो भी श्वसन क्रिया में प्योर ऑक्सीजन काम में नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ में क्या इसको हीलियम और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। दम्मा रोगी भी यही काम में रहते हैं, दम्मा रोगी जो है ना वो भी इसी ऑक्सीजन का हीलियम के साथ मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर अगला 5, और 5वें क्वेश्चन में क्या है? 5वें में क्या है कि संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट पूछा आपसे, संश्लेषित अपमार्जक कौन सा है वो देखना है। अब देखो संश्लेषित अपमार्जक में क्या है कि वसा अम्लों के सोडियम लवण, क्या है कि वसा अम्लों के सोडियम लवण, तो वसा अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या होते हैं? यो साबुन कहलाते हैं, वसी अम्लों के सोडियम लवण कहलाएंगे साबुन। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण, ये भी नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, ये भी नहीं होते, न साबुन है ये न डिटर्जेंट है। एरोमेटिक व एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सल्फोनिक एसिडों के सोडियम लवण होते हैं डिटर्जेंट, और ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं जिसमें बेंजीन हो, और एलिफेटिक भी हो सकते हैं जिसमें बेंजीन न हो। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सही ऑप्शन इसका है कौन सा? डी, ध्यान रखना। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? डी है इसका, यानी एरोमेटिक व एलिफेटिक सोडियम सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट कहलाते हैं डिटर्जेंट, और वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाएंगे? साबुन कहलाएंगे। और ध्यान रखना साबुन प्रकृति में क्या होता है? क्षारीय होता है, इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। इसलिए साबुन से कपड़े धोने पर क्या धीरे धीरे कपड़े क्या खराब होने लगते हैं, और इसके अलावा ऊनी वस्त्रों को हम साबुन से नहीं धो सकते। क्यों? कारण क्या है कि साबुन की क्षारीय प्रकृति है, इसलिए क्या करता है साबुन? ऊनी वस्त्रों में ऊन को काट देता है ये क्षार, इसलिए साबुन का उपयोग ऊनी वस्त्रों को धोने में नहीं करते। लेकिन डिटर्जेंट जो होता है ना, ये उदासीन प्रकृति का होता है, ये क्या न्यूट्रल है, जिसका उपयोग ऊनी वस्त्रों को धोने में किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों को धोने में इसका उपयोग डिटर्जेंट का कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 5, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, आपको थोड़े से ढंग से याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और प्रश्न नंबर 6 क्या है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है?
तेल जो होते हैं घरों में खाते हैं खाद्य तेल, उनको घी में चेंज करें, बोलते हैं ना वनस्पति तेल को वनस्पति घी में चेंज करें, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करना हो तो बोलते डालडा घी बनाना हो, उस अवस्था में। अब देखो तेल जो होता है ना, तेल खाद्य तेल, ये क्या होता है, असंतृप्त होता है। ये क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, तो ये असंतृप्त है ये। और असंतृप्त जो है ना, ये लिक्विड अवस्था में है। किस अवस्था में ये लिक्विड है, द्रव अवस्था में है। और इस तेल को ध्यान रखना, अब यहाँ एक प्रश्न और बनेगा, निकल धातु की उपस्थिति में, ध्यान रखना निकल धातु की उपस्थिति में इसका करवाते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण। तो जहाँ पर पाई बॉन्ड है टूटेंगे डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, वहाँ बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे तो वहाँ एच जुड़ जाएगा, और एच जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त होते क्या बन गया, ये घी बन गया, ये हो गया संतृप्त हो गया, तो क्या हो गया, ये घी में चेंज हो गया। तो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में चेंज करें, इस प्रक्रम को बोलते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और इस क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, धातु का नाम याद रखना है, किसका, निकल का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। थोड़ी आपको बात याद रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, तो 7 क्वेश्चन में क्या है, 7 वाले में कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो अब ध्यान रखना इस रसोई गैस वाले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि रसोई गैस जो है ना, अब रसोई गैस में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है, एलपीजी, एक होती है एलपीजी, एक क्या होती है, सीएनजी। तो दो नाम है, एक एलपीजी एक सीएनजी। एलपीजी का नाम क्या है, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये तो क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका नाम। तो और इसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जब ये पहले रिट नहीं थी, 2011-12 में टेट चलता था, आर टेट, तो आर टेट में 2011 में क्वेश्चन भी आया है, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एलपीजी गैस इसको बोलते हैं रसोई गैस, ये क्या है, ये रसोई गैस। तो रसोई में ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है, एलपीजी। और सीएनजी इनको बोलते हैं मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली गैस, मोटर गाड़ियों में लेते हैं काम में इसको, ईंधन के रूप में मोटर गाड़ियों में काम में लेते हैं। और एलपीजी जो है ना, इस एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, इसके अंदर मेन मुख्य रूप से एलपीजी में क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और वो क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये ध्यान रखना है। क्या है, ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन की जगह कई बार लिखा था आइसोब्यूटेन, तो तब भी सही है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कौन सा, कौन सी गैस है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण कौन सी है, ये एलपीजी, ये ध्यान रखना है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है। और इसके अलावा सीएनजी जो है ना, ये सीएनजी और ये सीएनजी जो होती है, इसके अंदर मुख्य गैस होती है मीथेन, मीथेन यानी CH4, 80% केस में मीथेन होती है। जिस गैस में प्राकृतिक नाम आ जाए, नेचुरल नाम आ जाए, गोबर गैस में मीथेन होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के अंदर भी क्या होती है, मीथेन होती है, प्राकृतिक गैस नाम आ जाए तब भी क्या होती है, मीथेन होती है। तो मुख्य घटक कौन सा इसका, मीथेन पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है, किसमें, सीएनजी में। और एलपीजी मुख्य गैस कौन सी है, ब्यूटेन है, एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और इसका उपयोग एलपीजी का रसोई गैस में, सीएनजी का यूज किसमें करते हैं, मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर रसोई गैस का मिश्रण में क्या आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ये गलत हो गया, ब्यूटेन और प्रोपेन ये सही हो गया, ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन और एथिलीन ये गलत है, मीथेन केवल सीएनजी में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये भी गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है किसमें,
रसोई गैस में। और वो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि गैस जो होती है ना, इन गैसों के अंदर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए, कि ताकि पता लग जाए गैस बाहर निकल रही है नहीं निकल रही, क्योंकि गैस तो क्या रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होती है। अगर उसको धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, पता नहीं चले गैस बाहर निकल रही है नहीं निकल रही, अचानक कोई आग के संपर्क में आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, इस गैस का रिसाव हो तो कुछ स्मेल आ जाए, हमें कुछ खुशबू आ जाए, पता लग जाए गैस बाहर निकल रही है। इसलिए इन गैसों के साथ में क्या एक रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मरकेप्टेन। क्या बोलते हैं इसको, मरकेप्टेन। ये थायो एल्कोहल होता है, ये थायो एल्कोहल। क्या ये थायो एल्कोहल है, मरकेप्टेन का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से सल्फर पाया जाता है। इसलिए गैस से निकलते हैं ना बाहर तो उसके अंदर क्या हमें ऐसे सल्फर की सी स्मेल आती है, यानी लहसुन जैसी स्मेल आती है गैस निकलती है। तो गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए काम में लिया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा हो गया, मरकेप्टेन। आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में 5-7 क्वेश्चन हो गए, आपको थोड़ी सा अलग है याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अगला, और 8 वाले में क्या है, क्वेश्चन 8 में कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। लोहे के पाइप जो होते हैं ना, उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, जस्ते की परतें लगाई जाती हैं ऊपर। अब कोई धातु जो होता है ना, ध्यान रखना, धातुओं पर होता है, धातु जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करके क्या करती है, अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, ऑक्साइड की परत बना लेती है। और ये क्रिया जो, इस क्रिया को बोलते हैं धातुओं का कोरोजन यानी संक्षारण। क्या ये धातुओं का संक्षारण कहलाता है, कोरोजन। तो इस संक्षारण क्रिया से धातुओं को रोकने के लिए क्या कर, धातु जो है ना उसकी सतह पर क्या करेंगे, इस प्रकार की एक परत लगा देंगे सतह के ऊपर, धातु की सतह पर एक परत चढ़ा देंगे ऐसे, इस तरह से, ताकि ये वायु और जल के संपर्क में नहीं आई। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर इस धातु से भी अधिक क्रियाशील धातु की परत लगा देंगे ताकि वो खराब होती रहे। अगर जल या नमी के संपर्क में आए तो मुख्य धातु को वो क्रिया नहीं करने दे, पहले खुद क्रिया करके खराब हो जाए। तो इसलिए जिंक का यूज करते हैं। जिंक अधिक क्रियाशील होता है लोहे की तुलना में, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान है ना हाइड्रोजन से ऊपर है, और लोहे का थोड़ा सा हाइड्रोजन जिंक से थोड़ा सा नीचे है। इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में। इसलिए जिंक जल्दी क्रिया करता है, इसलिए जिंक की परत लगाते हैं लोहे के ऊपर। और जिंक की परत लगाने की इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, जिंक की परत लगाने को क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है गैल्वेनीकरण हो गया। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यशद लेपन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कई बार हिंदी में लिखा था ये यशद लेपन। क्या बोलते हैं इसको, यशद लेपन भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 9वां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरी जो होती है ना उसके अंदर मुख्य रूप से काम में आने वाला अम्ल कौन सा है, बैटरियों में किस अम्ल को काम में लेते हैं। अब बैटरियों में काम में आने वाला अम्ल कौन सा है, देखो एक तो नाम क्या आ गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसको सिरके का अम्ल, इसको तो बैटरी में काम में लेते नहीं। सिरके का अम्ल यानी CH3COOH, इसको काम में नहीं लेते। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको बोलते हैं नमक का तेजाब। इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं। बाथरूम वगैरह को साफ करने में पहले काम में लेते थे नमक का तेजाब। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको भी काम में नहीं लेते। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल, इसको भी काम में नहीं लेते। और इसके बाद चौथा है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके अलग अलग 3-4 नाम याद रखने हैं। एक तो नाम अभी लिखा है हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, एक इसको बोलते हैं सल्फर का अम्ल। सल्फर का अम्ल,
एक इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं रसायनों का राजा, रसायनों का राजा भी कहते हैं इसको, रसायनों का राजा। या इसका एक नाम इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल ही बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है किसके, ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाम है सारे ये। और बैटरियों के अंदर काम में लिया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, H2SO4। अब बैटरिया नाम आ जाए, कई बार है ना बैटरी नाम लिखा हुआ नहीं आता, वहाँ लिखा आता है कि संचायक बैटरियों में किस अम्ल को काम में लिया जाता है, या लिखा होता है शीशा संचायक बैटरियों में किस अम्ल को काम में लिया जाता है। तो किसका आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इसका सही उत्तर, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कई बात है कि संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है। अब शीशा नाम लिखा हुआ नहीं आता, वहाँ लिखा संचायक बैटरियों में, तो शीशा संचायक नाम आता है, शीशा नाम आ जाए पहले। संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, शीशे का। किसका करते हैं, पीबी, लेड यानी शीशा, पीबी, शीशे का संकेत क्या, पीबी। तो संचायक बैटरियों में काम में आने वाली धातु कौन सी होती है, पीबी होती है, ध्यान रखनी। और अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आइए। अगला देखो प्रश्न नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन में देखो कि नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब नींबू और संतरा जो है ये खट्टे फल है, और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, आप बताइए कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल अभी बताया मैंने किसको क्या बोलते हैं, ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी इसका नाम बताया, क्या बोलते हैं इसको, नमक का तेजाब, नमक का तेजाब बोलते हैं इसको। ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ध्यान रखना है, ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में होता है। अगर याद है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो क्या लिखो बताओ, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, ये इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, ध्यान रखना। ये इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। नींबू संतरा या खट्टे फलों में, खट्टा नाम आ जाए ना जहाँ, खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इसका सिट्रिक एसिड, इसका सिट्रिक एसिड। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 10वां, ये 11वां सॉरी। और 11वें में कहते देखो 11 क्वेश्चन जो है कि विस्फोट व दहन में क्या अंतर है, विस्फोट व दहन के बीच में मुख्य क्या अंतर है। अब विस्फोट के अंदर भी क्या है, तेज मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छेपी बिगड़ी आग तेज निकलती है। और दहन के अंदर भी लकड़ी का जलना या किसी चीज़ का जलना, वो भी कौन सा ऊष्मा छेपी बिगड़ी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या देखो। अब दोनों में कौन कौन से पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने आपको। तो पॉइंटों में देखो, पहला पॉइंट, पहले में क्या है कि दहन एक, पहला पॉइंट क्या है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। ये गलत है, दोनों ही क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो ये अंतर सही नहीं है, गलत है ये। दूसरा क्या है, दहन केवल वायु में घटित होता है, जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित होता है। नहीं, विस्फोट हो या दहन हो, उनको होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है। बात सही है, जहाँ विस्फोट होगा ना, एक छोटे से भाग में दाब का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तेजी से ब्लास्ट होता है वो। और लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता, दहन के दौरान ऐसे दाब में वृद्धि नहीं, तो नॉर्मल जलने वाली क्रिया होती थी, ये बात सही है। उसके बाद दहन के साथ साथ ऊष्मा की हानि होती है, तो क्रिया जलेगी तो ऊष्मा निकलती है बाहर, ऊष्मा की हानि होती है, सही है। जबकि विस्फोट के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये गलत है, ये पॉइंट गलत आ गया यहाँ। विस्फोट के अंदर भी क्या ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मतलब सही कौन सा हो गया, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें अंतर मुख्य रूप से कौन सा हो गया, ये अंतर के अंदर विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है,
लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सही उत्तर हो गया ये ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो गया, 3 नंबर हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो अब क्या लिखा है कि गुब्बारों, प्रश्न क्या लिखा है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में ले जाने वाली गैस कौन सी है। जब गुब्बारे उड़ाते हैं ना ऊपर, तो गुब्बारों को उड़ाने के दौरान कौन सी गैस काम में लेते हैं। अब गुब्बारे के अंदर कौन सी, अभी एक प्रश्न आ जाए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। अब गुब्बारों के अंदर क्या हल्की गैस भरते हैं ताकि आराम से ऊपर उड़ जाए। अब हल्की गैस में देखो नाइट्रोजन है तो N2 ये भारी है, कितना बार हो गया, 14 दूनी 28 बार हो गया। हीलियम है, हीलियम का बार कितना है, 4 है। फिर हाइड्रोजन का बार कितना है, 2 है। और वायु है, वायु के अंदर सभी गैसों का मिश्रण हो गया, तो इसका बार सबसे अधिक हो गया, मिक्सर है ये। इसका मतलब हल्की कौन सी है, एक तो हीलियम है हल्की और एक कौन सी हाइड्रोजन है। सबसे हल्की हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होती है, अत्यधिक विस्फोटक होती है, अत्यधिक ज्वलनशील क्रियाशील होती है ये। तो अगर गुब्बारों में भर दोगे तो हो सकता है अचानक कोई विस्फोट हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हाइड्रोजन का यूज नहीं करते। तो हल्की कौन सी बची, हीलियम। तो कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम गैस भरी जाती है, ध्यान रखना। ये गुब्बारों के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया, हीलियम। हीलियम को गुब्बारों के अंदर भरा जाता है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 13 वाला क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का अर्थ है, यानी CO2 साइकिल। पढ़ाओ कभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चक्र, और आपके रीट के अंदर सिलेबस के अंदर भी है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल भी है, ऑक्सीजन साइकिल भी है, वो आपने पढ़े होंगे, कुछ आपको आगे पढ़ाएंगे भी। अब देखो कार्बन CO2 चक्र में होता क्या है। अब CO2 चक्र में क्या है, चक्र का मतलब क्या है, CO2 विभिन्न क्रियाओं से गुजरती हुई वापस चक्रीय रूप से वापस आ जाए। अब CO2 यानी पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल में उपस्थित CO2 है ना, वायुमंडल में CO2 है, वायुमंडल में, है ना। और इस CO2 कौन लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं, पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इसका उपयोग करते हैं पेड़ पौधे। फिर पेड़ पौधों को खा गया जैसे कोई जंतु खा गया, जंतु के अंदर क्या हो गया, कार्बन आ गया, ये साथ में इस पेड़ पौधों के अंदर कार्बन। हो सकता है कि पेड़ पौधे सड़ जाएं, गल जाएं, और सड़ेंगे गलेंगे तो कार्बन किस रूप में बाहर निकलेगा, CO2, तो वापस वायुमंडल में CO2 आ जाएगी। जंतु मरे तो सड़े गले तो कौन सी है, CO2 ग्रुप में वापस वायुमंडल में आ गई, तो वापस वायुमंडल में CO2 पे आ गई। तो मतलब वायुमंडल से पेड़ पौधों में गई, पेड़ पौधे जंतु में गई, पेड़ पौधे मर गए, जंतु मर गए, उनसे वापस क्या वायुमंडल में आ गए, चक्रीय प्रक्रम से वापस CO2 वायुमंडल में आ जाती है। इसको बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। अब देखो इसमें इसका अर्थ क्या है, देखो इसमें आप इसी सहायता से जो भी मैंने आपको बताया इससे आप अर्थ निकाल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में चक्कर में घूमता है, चक्कर में घूमता है, ऐसे वो नहीं है चक्कर में घूमता मतलब ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये सही नहीं है। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना चक्रीय होती है, ये गलत है। CO2 संरचना क्या है, रेखीय होती है, CO2 संरचना ऐसे रेखीय संरचना होती है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपभोग करती है, ये गलत है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती ऐसे। चौथा, मनुष्य की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है, तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। तो घूम रही है ये, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, चौथा इसका सही ऑप्शन हो गया। चौथे में क्या है, दे रखा है मनुष्य श्वसन क्रिया में CO2 बाहर निकालेगा, उसको पेड़ पौधे ले लेंगे, पेड़ पौधे कार्बन के रूप में चेंज कर लेंगे, फिर कार्बन जंतु खा लेंगे, जंतु बन चला गया, जंतु मरे, पेड़ पौधे मरे, वापस क्या है CO2 बाहर निकल गया, ऐसे चक्कर के रूप में चलती रहती है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 14, और 14 क्वेश्चन में क्या देखो, 14 वाले में कि सोडा बाइकार्बोनेट को आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि। अब यहाँ पर क्या है, सोडा बाइकार्बोनेट लिख दो, चाहे इसको अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ऐसे लिख सकते हो, इसको आप इसकी जगह आप ये लिखा हुआ आ सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी लिख सकते हो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट आग क्यों बुझाता है, कारण क्या, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaH क्या बोलते हैं, CO3, ये क्या है, इसको बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं ना, उन यंत्रों के अंदर देखो इस तरह से होता है ये यंत्र, आग बुझाने वाला कभी देखा होगा आपने, इस तरह छोटा सा एक सिलेंडर सा होता है ना, यूँ
जिसको टांग के रखते हैं, और इसके ऊपर क्या है कि यूँ थोड़ा सा एक स्प्रिंग टाइप लगा रहता है। और आप बोलते हैं कि जब भी कोई आग वगैरह लग जाती है इसको क्या जोर से दे के मारते हैं नीचे मारेंगे। तो यहाँ पर देखो अंदर वाली संरचना बताऊँ आपको। अंदर वाली संरचना में क्या इस प्रकार से एक रोड लगी रहती है, और इस रोड के चारों तरफ क्या एक कांच की बोतल लगी रहती है इस तरह से। और ये कांच की बोतल जो है ना, इस कांच वाली बोतल में क्या यहाँ पर HCl भरा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नीचे जो है ना यहाँ इसके अंदर यहाँ पर रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। अग्निशामक यंत्र है ये। अब जब जो ही इसको आप नीचे देख के मारोगे, जोर से मारोगे तो यहाँ HCl वाली बोतल जो है ना ये फट जाएगी, टूट जाएगी। इसको देख के मारते हैं ताकि टूट जाइए। टूटते ही सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये HCl के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा यूँ। और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, इस तरह से क्या बनेगा, NaCl, एक तो बन गया NaCl प्लस साथ में क्या है 2H और एक O ले ले यहाँ से, तो क्या बन गया H2O प्लस साथ में क्या बचिया CO3 में एक O निकल गया तो क्या बचेगा CO2, तो CO2 तो कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई CO2। और ये CO2 है, इसका किस में यूज करते हैं, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में इस CO2 का उपयोग होता है आग बुझाने में, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में क्या CO2 गैस बनती है। अब देखो क्या लिखा है प्रश्न कि सोडियम बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी होता है। क्यों, कारण क्या है कि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है। सही है ये ऑप्शन सही है। यह आग के लिए कंबल का काम करती है, ये गलत है। यह जल उत्पन्न करती है जिससे आग बुझ जाती है, ये गलत है। लाइट की आग जो होती है ना, जैसे लाइट वगैरह से स्पार्किंग से आग लग जाए, वहाँ पर इसी को काम में लेते हैं, तो वहाँ जल डाल नहीं सकते, करंट वगैरह आ जाए तो वो बुझते नहीं है। ये झाग पैदा करती है जो आग बुझाता है, ये गलत है। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, कि गर्म होने पर यानी HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये CO2 के अंदर अपघटित हो जाएगा, जिससे कि CO2 आग बुझाने का कार्य करती है। उसके बाद देखो 14 नंबर के बाद 15 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में क्या है कि केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दे, लेकिन 4 ऑप्शन में केवल सिर्फ कार्बन किसमें, कार्बन के अलावा और कुछ एलिमेंट नहीं हो, वो हमें देखना है। और ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि किसकी संरचना कैसी है, यानी उसका फॉर्मूला कैसा है। शर्करा है, शर्करा का नाम आए तो C12H22O11 शर्करा के नाम से आता है ये फॉर्मूला। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, Cn। ध्यान रखना, हीरे का सूत्र आ जाए, ग्रेफाइट का आ जाए, फुलरीन का आ जाए, अगर कहते हैं इसका सूत्र लिखो तो उसका लिखते हैं Cn से, n संख्या में इसमें कार्बन होते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। मेथेन का फॉर्मूला क्या है, मेथेन जिसको मार्स गैस बोलते हैं, दलदल से पाए जाने वाली गैस है। दलदल में जो बुलबुलों के रूप में निकलती है ना गैस, वो कौन सी होती है, मार्स गैस होती है। तो इसको दलदल गैस भी, यानी मार्स को ग्रीक भाषा में क्या बोलते, दलदल बोलते हैं, इसलिए मार्स गैस बोलते हैं। धान के खेतों में, क्या पूछते हैं, धान के खेतों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ये मार्स गैस यानी मीथेन होती है। अब देखो प्रश्न क्या लिखा है, केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है जिसमें केवल कार्बन हो। अब देखो शर्करा में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, एसिटिक अम्ल में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, मीथेन में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, ग्रेफाइट में केवल क्या है, कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें केवल कार्बन से बना कंपाउंड कौन सा हो गया, ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इसका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो गया, तो ग्रेफाइट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3 नंबर इसका सही हो गया। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 16। 16 में क्या है कि भारी जल में, प्रश्न 16 क्या है कि भारी जल में, अब आगे लिखा है भारी जल के लिए कौन सा इसमें कथन सही है, वहाँ देखना हमें कि भारी जल के लिए कथन कौन सा सही होगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या है भारी जल के लिए, कि वायु में अधिक मात्रा में घुली हुई होती है। भारी जल के लिए लिखा है कि वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है भारी जल, ये बात गलत है। इसमें वायु अधिक मात्रा में घुली नहीं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखना चाहिए तो क्या होता है, D2O, ये होता है भारी जल। भारी जल D2O, जिसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और इसका उपयोग जो है ना वो नाभिकीय भट्टियों में, नाभिकीय
यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं नाभिक के भट्टी में मंदक के मॉडिट्रेट यानी मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। ग्रेफाइट की छड़ें हैं, उनका उपयोग भी होता है। कैडमियम या कार्बन की छड़ें हैं, उनका उपयोग नाइट्रोजन के अवशोषण के अंदर होता है, न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए। तो न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए कैडमियम या कार्बन या बोरोन की छड़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन मंदक का जाननामा जमा किसका आता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O या भारी जल का उपयोग करते हैं। अब भारी जल क्यों बोलते हैं, एक तो जल अपने वाला H2O, इसका बाहर निकाले ना, तो H का परमाणु भार 1, तो कितने H है 2, तो 2 हो गया कुल। O का कितना है परमाणु भार 16, कुल भार कितना आ गया 18 आ गया। और D2O का निकाले ना, अब D2O में एक D का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का समस्थान है कि ड्यूटेरियम, उसको लिखते हैं ऐसे ड्यूटेरियम को H12 या लिख दे D से लिख दे D12, एक ही बात है। तो इसका मतलब एक D का भार कितना है 2 है, 2 का कितना हो गया भार 4, प्लस O का भार कितना है 16, कुल भार कितना हो गया इसका 20। तो इसका भार 20 है, हमारे वाले पानी का भार 18 है, तो इसकी तुलना में ये भारी है, इसे बोलते हैं इसको भारी जल। अब भारी जल में ड्यूटेरियम यानी समस्थानिक कौन सा, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, वायु अधिक मात्रा में घुली होती है, गलत है ये। खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं, ये भी गलत है। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, ये सही है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या है, H की जगह क्या है यहाँ पर ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन। कार्बनिक अपद्रव्य है यानी इम्प्योरिटीज होती है, नहीं गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर नंबर 3। इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो गया। हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम पाया जाता है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन में क्या है कि 17 में प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, नेचुरल रबड़ जिसको बोलते हैं, और प्राकृतिक रबड़ है, 2-3 बातें याद रखनी है कि प्राकृतिक रबड़ नेचुरल रबड़ है, ये प्रकृति में अपने आप हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, और वह पेड़ जिससे प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है इसका नाम याद रखना, उसको बोलते हैं हेबिया, लिख लेना ये आप, ब्रेसिलियंसिस, हेबिया ब्रेसिलियंसिस। इससे क्या प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। इसकी जो पेड़ का तना है ना, उस तने में कट लगाओगे ना तो एक लेटेक्स यानी दूध के समान एक सफ़ेद द्रव्य निकलता है बारिश, बोलते हैं लेटेक्स या क्षीर बोलते हैं। और ये क्षीर क्या है, रबड़ का 30 से 40% कोलाइडी विलीन है ये क्षीर। इससे हमें रबड़ प्राप्त करते हैं, जिसके अलग से एक मेथड आपको बाद में बताएंगे, तो इसका उपयोग करते हैं। अब देखो किसका बहुलक है, अब इस लेटेक्स है या क्षीर है, इसके अंदर कौन सा पदार्थ है जिससे प्राकृतिक रबड़ का निर्माण हुआ। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, यानी इसकी एकलक इकाई का नाम क्या है, तो उसमें कौन सा होता है, ये इकाई होती है उसमें कि CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। और कई बार लिखते हैं इसको मिला के लिखते हैं फॉर्मूला कि C5H8, कितने कार्बन है, कार्बन इसमें 5 2 3 4 5, और H कितने 3 2 5 6 7 8, C5H8, इस बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का समबहुलक है, ये सभी जुड़ने वाली इकाई क्या बिल्कुल आइसोप्रीन की है। तो आइसोप्रीन का समबहुलक है प्राकृतिक रबड़, जिसकी संरचना के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 टाइप संरचना होती है। समपक्ष रूप बनता है उसको तो हेबिया रबड़ बोलते हैं, इसका विपक्ष रूप बनेगा उसको तो गट्टा पर्चा रबड़ कहते हैं विपक्ष रूप को। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक, किसका बहुलक है ये आइसोप्रीन का। तो एथिलीन नहीं है, एथिलीन तो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है ना, और इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है एथिलीन का। विनाइल क्लोराइड या इसको वाइनिल क्लोराइड बोल देते हैं कई बार, और वाइनिल क्लोराइड अलग है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाइनिल क्लोराइड है। इससे इसके बहुलीकरण से बनता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC बनता है। एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन या C2H2, और इसका उपयोग ऑक्सीजन के साथ इसके मिश्रण का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में होता है। ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन जिसका उपयोग वेल्डिंग में करते हैं, गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग करते हैं। और बाकी आइसोप्रीन है, ये किसका बहुलक है, ये किसका इकाई या किसका मोनोमर है, प्राकृतिक रबड़ का। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया इसमें, प्राकृतिक रबड़, इसका सही हो गया आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन
का बहुलक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर देखो अगला 18वां में क्या है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए विधि अपनाई जा सकती है। इसमें स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है। अब देखो स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जा सकती है। देखो नहीं आ गया इसमें एक पॉइंट, नहीं अपनाई जा सकती है, नहीं, ये नहीं आ गया इसमें। तो कौन सी विधि नहीं अपनाएंगे इसमें। अब देखो जल की कठोरता जो होती है ना, एक होता है शुद्ध जल, मृदु जल, एक होता है कठोर जल। और कठोर जल मतलब खारा पानी। शुद्ध जल है या मृदु जल बोल दें तो मृदु जल में तो साबुन झाग देता है, जिसके अंदर लवण घुले नहीं होते, जिसको पीने के अंदर काम में लेते हैं। समुद्री जल क्या कठोर जल, उसमें लवण घुले रहते हैं, जिसमें साबुन झाग नहीं देता है, तो कठोर जल है। और इस जल में कठोर जो जल है उसमें कौन कौन से लवण घुले, उसके आधार पर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता जो है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कठोरता, एक तो क्या है स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, और एक होती है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। तो एक तो है परमानेंट यानी स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। और जल की स्थायी कठोरता जो होती है ना, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम या हो सकता है दोनों गुणे हो, दोनों भी हो सकते हैं, के क्लोराइड या सल्फेट लवण से होती है। तो मतलब हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हो सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट हो। ये अगर ये गुणे रहेंगे लवण तो स्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता जो होती है ना, होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही काम आएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके क्लोराइड या सल्फेट नहीं होते। क्या होते हैं इसके, बाइकार्बोनेट से होती है, बाइकार्बोनेट से होती है। तो ध्यान रखना, स्थायी कठोरता क्लोराइड या सल्फेट लवण से होती है, अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट से होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। और स्थायी कठोरता है ना, इसको सामान्य रूप से गर्म करके दूर नहीं कर सकते पानी को, इसके लिए अलग से केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो स्थायी कठोरता या आसानी से दूर नहीं होती, इसके लिए अलग से विधियाँ काम में लेते हैं। लेकिन अस्थायी कठोरता इसको पानी को गर्म करके दूर कर सकते हैं। अभी वापिस से हमने किया था कि आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। क्यों, तो क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता जल के अंदर घुला रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलती है बाहर, तो हट जाएगा वो, जब पानी शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल क्या है मृदु हो जाएगा। तो अस्थायी कठोरता गर्म करके दूर कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन सी विधि जल की कठोरता को दूर करने में काम में नहीं ले सकते। अब देखो सोडियम कार्बोनेट मिलाना, सोडियम कार्बोनेट मिला के इसको दूर कर सकते हैं, सही है ये, क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट है, इनमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा, जिसके गर्म करने पर वापस क्या है टूट जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी और ये अलग हो जाएगी। आसवन, ये पॉइंट अलग से याद रखना है, डिस्टिलेशन, आसवन। और डिस्टिलेशन जो है ना, आसवन ये होता है हमेशा द्रव्य का होता है, और आसवन में दो द्रव्य जो मिले हो उनको अलग अलग कर सकते हो। इसका मतलब आसवन से हम जल की कठोरता को दूर नहीं कर सकते, तो आसवन ये गलत है, ये नहीं कर सकते। कास्टिक सोडा मिलाना, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिला के भी दूर कर सकते हैं। जल को उबालना भी काम नहीं, गर्म करके भी इसको दूर कर सकते हैं। तो तीनों विधि है जल की कठोरता दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए विधि नहीं अपनाई जा सकती, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर भी कर सकते हैं, उबाल कर भी, सोडियम कास्टिक सोडा मिलाकर भी कर सकते हैं। लेकिन आसवन जो है ना, इस आसवन से जल की कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न में स्थायी नाम ये थोड़ा सा गलत आ गया। ये स्थायी कठोरता को उबाल के गर्म नहीं दूर नहीं कर सकते। सिर्फ आए ना जल की कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाएं, तो किस में आएगा, कौन सी विधि काम में नहीं लेंगे, तो आसवन काम में नहीं लेते। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आसवन वाला हो जाएगा। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 19, और 19 क्वेश्चन में क्या है, 19 वाले में ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ है। विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ, इसका अर्थ क्या हो गया, विरूपित का मतलब क्या हो गया, यानी
उसको मन चाहे आकार में डाल सके, ऐसा पदार्थ। तो यानी कौन सा बहुलक कहलाएगा? बहुलक है ये। कौन सा कहलाएगा? एक तो है ताप शून्य में थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा है हमने वैसे भी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, गर्म करने पर मन चाहे आकारों में इसको डाल सकते हैं। ताप के प्रति संवेदनशील होता है, तो ताप के प्रति क्या ये संवेदनशील है, ताप से पिघल जाता है ये, ताप से रूप परिवर्तन संभव है, रूप परिवर्तन हो सकता है। ताप स्थायी थर्मोस्टेट, ये बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं इसको। ये ताप के प्रति क्या होता है? दृढ़ होता है, तो इसको ताप दृढ़ बहुलक बोलते हैं। इसको विरूपित नहीं कर सकते। रासायनिक यौगिकों को आप गर्म करके विरूपित नहीं कर सकते। बहुलक है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ऊष्मा व दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ताप शून्य में बहुलक। इसको आप ऊष्मा गर्म करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 20, और 20 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना है। और प्रश्न क्या है? गेमेक्सिन के अन्य नाम। प्रश्न क्या है? गेमेक्सिन के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको 2-4 नाम लिख देता हूँ गेमेक्सिन के कौन कौन से नाम हैं। गेमेक्सिन में देखो अभी लिखा है, गेमेक्सिन का वैसे फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं BHC। पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसको बोलते हैं C6H6Cl6, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। या जो BHC है ना, जिसको गेमेक्सिन बोलते हैं, गेमेक्सिन अभी लिखा ऊपर है, इसको गेमेक्सिन भी कहते हैं, गेमेक्सिन। और इस गेमेक्सिन के है ना टोटल 7 समावयव होते हैं। कितने हैं? इसके कुल 7 समावयव हैं। और इन 7 समावयवों में गामा जो समावयव है ना, ये गामा समावयव जो लिख रखा ऊपर प्रश्न में, इसका उपयोग क्या है? कीटनाशी के रूप में करते हैं, कीटनाशी के रूप में गामा समावयव का। तो इसका नाम गेमेक्सिन भी है। देखो इसमें 3 6 आ गए, तो इसका नाम 666 भी कहते हैं इसको, इसका नाम 666 भी है। तो BHC भी हो गया इसका नाम, गेमेक्सिन गामा है ना, या इसको 666 भी कहते हैं इसका एक नाम। और इसको लिंडेन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं ये इसका एक नाम। और इसको जीमीन भी कहते हैं, जीमीन, इसको जीमीन भी कहते हैं। इसके अलग अलग 5-6 नाम है ये। अब देखो इसमें के अन्य नाम कौन से हैं, उसका अन्य नाम कौन है? अब देखो BHC भी है, अभी हमने देखा है, लिंडेन ये भी हैं, एल्ड्रिन नहीं है, एल्ड्रिन अलग रासायनिक पदार्थ है ये। एल्ड्रिन के एक रूप से पौधों के अंदर डाला जाने वाला कीटनाशी पदार्थ है एल्ड्रिन, ये अलग है। तो एल्ड्रिन नहीं, तो इसमें पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन सी इसमें आ रहा है? ए ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? फर्स्ट और सेकंड, यानी इसमें ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब ध्यान रखना, गेमेक्सिन में याद रखना है कि गेमेक्सिन की संरचना जो होती है ना, ये इसकी संरचना में इस प्रकार से, इसकी नोक का रूप भी बना सकते हो आप, और इसका कुर्सी रूप भी बना सकते हो। ऐसे 2 प्रकार की इसकी संरचना होती है, नोक का रूप और कुर्सी रूप के रूप में पाया जाता है ये। उसका देखो क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में क्या है? मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। तो क्वथनांक का उपयोग जहाँ हो अलग करने के लिए ध्यान रखना, और क्वथनांक का जहाँ उपयोग हो वहाँ पर किसका यूज लेते हैं? डिस्टिलेशन, यानी आसवन को काम में लेते हैं। आसवन, आसवन का उपयोग इसमें किया जाता है। और आसवन का उपयोग करते हैं ना, आसवन अलग अलग 4 प्रकार है, जैसे कल बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी। आसवन के 4 प्रकार है, साधारण आसवन है, प्रभाजी आसवन है, कम दाब पर आसवन है, और एक है इसके अलावा ये दाबी आसवन वाला कम दाब वाला, और एक है भापी आसवन, एक प्रभाजी और एक साधारण आसवन। 4 प्रकार है ये। और इनको क्वथनांक के आधार पर अलग करते हैं। और क्वथनांक का सबसे अधिक उपयोग इसमें प्रभाजी आसवन में होता है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा? इसका प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का उपयोग आसवन के अंदर करते हैं, इसका उपयोग इसमें पदार्थों को अलग करने के लिए, तो प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर देखो 22 में क्या है? मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर होता है। अब ध्यान रखना, ये मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर होता है। अब मैग्नीशियम इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ध्यान रखना। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं।
और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में मैग्नीशियम रूप में किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। और इसका उपयोग जो होता है ना वो पेट की अम्लता को दूर करने में काम में लेते हैं, एसिडिटी जो होती है ना पेट की, क्योंकि ये क्षार है। और क्या क्या करेगा क्षार? ये पेट की अम्लता को दूर करने, अम्लीय अगर क्षार पियोगे तो ये अम्लीय नेचर है, इसको उदासीन कर देगा तो पेट की अम्लता क्या हो दूर हो जाएगी। इसलिए इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप कई बार देखते हो ना इनो, देखते हो इनो ऑन एसिडिटी गोन, तो इनो के अंदर क्या भरा रहता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, यानी जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होती है, पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। तो यानी रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है, कौन सा है? आप देखो पहला ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ MgCO3, ये नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं है। ये कौन सा है? खाने का सोडा नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये है, तो ये दे रखा है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? डी हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। अब देखो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। अगला प्रश्न क्या है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता निकालनी है। संयोजकता मतलब उस पर चार्ज कितना है। अब ध्यान रखना, दो बात याद रखना, एक तो किसी भी धातु के नाम में आ जाए इक आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या आ जाए? धातु के नाम में क्या आ जाए? एक तो इक आ जाए, संयोजकता में इक आ जाए, और एक आ जाए अस आ जाए। तो इक वाले पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और अस वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कम होता है, जिसे कहते हैं फेरस। और एक होता है फेरिक। तो फेरस का मतलब आयरन की दो संयोजकताएं होती है, +2 और +3। तो +2 को फेरस, +3 को फेरिक बोलते हैं। यानी इक लगाएंगे तो अधिक वाला, अस लगाएंगे तो कम वाला। तो फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3। कहते क्यूप्रस, कॉपर की दो संयोजकताएं +1, ये क्यूप्रस, और +2 कर दें तो क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक हो गया, अधिक वाला इक लाएगा। जैसे स्टेनस, तो टिन की दो संयोजक होती है +2, ये स्टेनस, और ऐसा नहीं एक +4 में होता है स्टेनिक, स्टेनिक हो गया। इसका मतलब आप चाहो तो इसको आप अलग अलग याद रख सकते हो। इक वाला है तो ज़्यादा संयोजकता है प्लस, तो इक कम तो असल कारण है। तो फेरस को Fe+2, फेरिक को Fe+3। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, फेरिक लिखा है तो फेरिक होते क्या हो गया? +3 हो गया। तो इसको सही उत्तर कौन सा हो गया? +3, यानी पहले वाला था, यानी ये हो गया Fe2O3, ये है फेरिक ऑक्साइड, इसमें +3 ऑक्सीजन अवस्था में है लोहा। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 24 कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रश्न क्या है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब सूर्य में यूँ कह दे, प्रश्न ये भी आ सकता है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी आ जाए। तब ध्यान रखना, नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन का मतलब क्या था? छोटे नाभिकों के जुड़ने से बड़े नाभिक का निर्माण होना, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिक का बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिकों में बढ़ जाना, वो न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन होता है। इसलिए ध्यान रखना, अब नाभिकीय विखंडन है, टूटेगा नाभिक तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उष्मा निकल रही है। नाभिकीय संलयन, नाभिक जुड़ रहे हैं, नाभिक पे चार्ज प्लस है, तो प्लस और प्लस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जुड़ेंगे। उस अवस्था में इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, जोड़ने के लिए पहले आपको इसको अधिक ताप देना पड़ेगा, फिर जुड़ेंगे तब नाभिक, तो उसमें क्या है यानी द्रव्यमान की क्षति होगी, द्रव्यमान क्षति होगी तो ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगी। वो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में हुई क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ऊर्जा में चेंज होगी। तो वो ऊर्जा पहले आपने ताप दिया वो है, और ताप निकला बाहर, तो जिस दुगुना ताप बहुत अधिक ताप बाहर निकलता है, इसलिए नाभिकीय संलयन बहुत अधिक ताप निकलता है। तो यहाँ पे सूर्य में होने वाली, ये कहते हैं सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, कहते तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आ जाएगा, तब किसका नाम आता है? नाभिकीय संलयन। तो ये सूर्य व तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन है, इसके 2 रूप है, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित के अंदर तो आता है इसमें कौन सा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में आता है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी,
जिससे हम लाइट वगैरह या विद्युत का उत्पादन करते हैं। और एक अनियंत्रित है, और अनियंत्रित है ये यहाँ तक परमाणु बम इसका उदाहरण है, जिसमें अनियंत्रित होता है नाभिकीय विखंडन। और रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो होती रहती है, दोनों का रूप आ गया। कोयला जलने से सूर्य में ऊर्जा होती नहीं, कोयला जलता ही नहीं, तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो गया? नाभिकीय विखंडन से क्या होती है, यहाँ पर ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य और तारा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 25। 25 क्वेश्चन में क्या है कि 25 में परमाणु के नाभिक होते हैं, या परमाणु में नाभिक होते हैं, या परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? पीछे जैसे मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होंगे, परमाणु का नाभिक है यूँ इस तरह से बनाते हैं। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परमाणु नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो ये दोनों। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, दे रखा है एक, और एक ये। अब ध्यान रखना इसको है ना, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा इसको लिखने में गलती होगी, और ये इसको थोड़ा सा बाहर लिखना है, बाहर की तरफ इसमें चक्कर लगा रहा है। तो इसका अंदर सही ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? डी हो गया ये, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इसको यहाँ इसके ऊपर लिखना है, चक्कर काटते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये 2003 में जब पहली बार आरपीसी के द्वारा थर्ड ग्रेड एग्जाम हुई ना, उस थर्ड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आज के टेस्ट सीरीज वाले इस कॉलम में, यानी इस टेस्ट में हमने आज फिर दोबारा 25 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। इससे पहले भी हमने एक टेस्ट आपको मैंने करवाया 25 क्वेश्चनों का, उसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। अब इसमें आज हमने 25 क्वेश्चन किए। 25 क्वेश्चन मतलब लोग हमने 100-125 क्वेश्चन किए हैं। हर क्वेश्चन के साथ हमने 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको जानकारी भी दी, जो आपको ढंग से याद रखनी है और अलग से नोट कर लेनी है। कल फिर दोबारा हम इसमें 25 क्वेश्चन और करेंगे, साथ में अलग से आपको एक लेक्चर का वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही है कि 25 क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, और इनके साथ में जो मैंने अन्य जानकारी दी है वो भी आप ढंग से इसको याद करें। धन्यवाद, नमस्कार।